साथियों, आप सभी लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मूलवासी। बहुत लंबे समय के बाद मैं फिर से एक बार अपने फेसबुक पेज से लाइव आया हूं। आप सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि जल्द से जल्द जो है लाखों लोगों तक इसका शेयर, कमेंट पहुंचाने का काम करें। जिन विशेष मुद्दों को लेकर के मैं चर्चा में आज करने वाला हूं, वो विषय मैंने अपने फेसबुक पेज पर कुछ 2 घंटे पहले लगभग डाला हुआ था, जिस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। और इस लाइव का टाइटल भी मैंने डाला हुआ है, आप लोग जैसा देख पा रहे हैं कि भारत में रहने वाले डीएनए के अनुसार विदेशी लोगों के द्वारा एक बार फिर से भारत के टुकड़े करने की नाकाम कोशिश हो रही है। एक क्वेश्चन मार्क लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। आज सवेरे जैसे ही मैं उठा, उसके बाद में कुछ अखबार मैंने पढ़े। मेरे सामने एक अखबार है, आप देख पा रहे होंगे, हिंदुस्तान है। और ये हिंदुस्तान पेपर में पेज नंबर 7 पर एक खबर पढ़ने को मिली। वो खबर है, हिंदू समाज में एकता की जरूरत, मोहन भागवत। हेडिंग ऐसी बनाई है, मगर इसमें जो पढ़ने के बाद मैं जो निष्कर्ष है इसका मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा। दूसरा एक अखबार है जो दिल्ली से ही निकलता है, ये जनसत्ता पेपर देख रहे होंगे आप मेरे सामने। जनसत्ता पेपर के अंदर में भी इस खबर को प्रमुखता से छापा है। और जनसत्ता पेपर लिख रहा है इस बात को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मोहन भागवत ने कहा, पेज नंबर 8 पर 17 फरवरी को ये निकला है। 16 फरवरी की ये बात, ये बयान उनका आया है। हिंदू देश का जिम्मेदार समाज, एकता जरूरी, ऐसा करके ये हेडिंग छापा है। मगर हम इसके अंदर में जो लिखा है, अंदर में जो बयान दिया है, उस पर विश्लेषण करेंगे। एक और अखबार है साथियों मेरे सामने, ये राष्ट्रीय सहारा है, नवभारत टाइम्स है। खैर, जो मकसद के लिए हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, तो हम बात करते हैं अखंड भारत। अखंड भारत जो तथागत गौतम बुद्ध का भारत था, अखंड भारत जो सम्राट अशोक का भारत था, अखंड भारत बृहदत्त चंद्रगुप्त मौर्य का भारत था, उस अखंड भारत का विदेशियों ने कई बार टुकड़े करने का काम किया। और अगर भारत के टुकड़े की मैं बात करूं, तो आप लोगों के संज्ञान में ये लाना चाहता हूं आज कि पिछले 100 वर्षों में, 100 वर्ष तो 1857 से लेकर के 1947 की अगर मैं बात करूं, यानी 100 सालों के अंदर उस अखंड भारत को विदेशियों ने 7 बार तोड़ने का काम किया। साल 1876 में अफगानिस्तान बनाने का काम किया। और ये जो 7 बार भारत तोड़ने का काम किया, इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर रहा, वो फैक्टर धर्म रहा। धर्म के आधार पर देश के ये टुकड़े करने का काम दुश्मनों के द्वारा बार बार होते रहे हैं। 1876 में अफगानिस्तान बनाया गया भारत को तोड़कर। 1906 में भूटान बनाया गया भारत को तोड़कर। 1907 में तिब्बत देश का निर्माण हुआ। 1935 में भारत से ही टूट करके श्रीलंका बनाया गया।
1937 में म्यांमार का निर्माण हुआ और 1947 यानी 1947 को भारत के टुकड़े करके विदेशियों के द्वारा, जो डीएनए के अनुसार विदेशी लोग हैं जो भारत में रह रहे हैं, उनके द्वारा पाकिस्तान का निर्माण हुआ और 1947 में ही पाकिस्तान को दो भागों में बांटा, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान का पाकिस्तान है और जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो वर्तमान का पाकिस्तान है, और जो पूर्वी पाकिस्तान है जिसको अभी आज की तारीख में बांग्लादेश कहा जाता है, ये टुकड़े समय समय पर शासक जातियों के द्वारा धर्म को आधार बना करके तोड़ने का काम हुआ। मैं बात कर रहा हूं कल 16 तारीख को पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में साई ग्राउंड है एक, उस साव ग्राउंड में साई के नाम से वो ग्राउंड है, उस ग्राउंड के अंदर में भागवत जी ने कहा, लोग अक्सर पूछते हैं कि हम केवल हिंदू समाज पर ही ध्यान क्यों देते हैं। और ये जो मैं बात पढ़ रहा हूं ये हिंदुस्तान की खबर है, पेज नंबर 7 पर। भागवत जी कह रहे हैं कि लोग अक्सर पूछते हैं कि हम केवल हिंदू समाज पर ही ध्यान क्यों देते हैं, और मेरा जवाब है कि देश का जिम्मेदार हिंदू समाज है। ऐसा उनका बयान था। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं, मेरा ये आपत्ति है कि भागवत जी जिन लोगों को हिंदू कहते हैं, जिन लोगों को हिंदू समाज कहते हैं, जिस समाज को वर्तमान की संवैधानिक टर्मिनोलॉजी में वो लोग जो है अनुसूचित जाति के नाम से जाने जाते हैं, अनुसूचित जनजाति के नाम से जाने जाते हैं, ओबीसी के नाम पर, पिछड़े के नाम पर जाने जाते हैं, यानी ये जो आदिवासी अछूत समाज को आज जो संवैधानिक दायरा दिया है, जिसको दुश्मनों ने अछूत बनाया, जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया भागवत के पुरखों ने, वो लोग आज उनको कहते हैं ये हिंदू समाज है। जबकि भागवत जी के पुरखे ये कहते हैं कि हिंदू मुगलों के द्वारा दी हुई गाली है। हिंदू मतलब काफिर, गुलाम, चोर, लुटेरा, डाकू, ऐसा दयानंद सरस्वती ने कहा है, सत्यार्थ प्रकाश में अपनी किताब में लिखा है। तो अगर ये बात सही है तो भागवत उस गाली को धर्म का नाम क्यों बता रहे हैं और वो गाली को हमारे लोगों के ऊपर थोपने का काम क्यों कर रहे हैं? वो गाली को गर्व करवाने का काम कर रहे हैं। जब इस बात को पूरे भारत के लोगों में प्रचारित किया गया, लोगों को जनवाने का काम किया गया, बामसेब जैसे महान संगठन और उसके नेतृत्व के द्वारा, माननीय वामन मेश्राम जी के द्वारा जब ये बातें सारे देश भर में और दुनिया वालों को ये बताई गई, कार्यक्रम ले करके, स्पेशल अभियान चला करके जब इसको नंगा करने का काम किया, तब फिर उन्होंने उसको एक कार्ड ढूंढने का कोशिश किया और वो अभी अपने आप को ज्यादातर सनातन कहने का काम करते हैं। लेकिन जब सनातन के बारे में छानबीन हुई तो फिर से एक बार जो है ये मामला विवादित हुआ और कहा गया कि एस धम्मो सनातनो, ये तो बुद्धा का विचार है। लॉर्ड बुद्धा जो कहते थे यह धर्म सनातन है, ऐसा उन्होंने अपने संस्कृति को, अपने धर्म को, अपने रास्ते को बताने का काम किया। तो भागवत जी का तो कुछ नहीं है इसमें। जो भी है ये भारत की सरजमी पर, भारत की भूमि पर जो कुछ भी है वो यहीं का निकलता है। दूसरी एक और बात कही उन्होंने कि जो लोग आरएसएस के बारे में नहीं जानते हैं वे अक्सर सवाल करते हैं कि आरएसएस क्या चाहता है। अगर मुझे जवाब देना होता तो मैं कहता कि आरएसएस हिंदू समाज को संगठित करना चाहता है। अच्छा, तो भागवत जी हिंदू समाज को आप संगठित करने की बात करते हैं, जबकि आप लोगों ने इनके अछूत बना करके समाज से बहिष्कृत करके जंगलों में खदेड़ने का काम आपके पुरखों ने जो किया, वो उसको आप इकट्ठा करने की बात करते हो, जिसको 6000 जाति के टुकड़ों में बांटने का काम किया। बांटने का काम आप लोगों ने किया, नीच बनाने का काम, पशुवत जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया लोगों को, और शूद्र का दर्जा देकर के पिछड़ी जाति के लोगों को जो है
अधिकारों से वंचित करने का काम किया। आप कहते हो हम संगठित करना चाहते हैं। ये दोहरा चरित्र, जैसे हाथी के बारे में एक कहावत है कि हाथी के दांत जो दिखाने वाले अलग होते हैं और खाने वाले अलग होते हैं। ये दोहरा चरित्र, अभी आपके चरित्र को पूरा देश और दुनिया के लोग जान रहे हैं। आप सिर्फ अगर बचे हुए हो तो वो भारत की जो मीडिया है वो आपकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन करने का काम कर रही है। भारत सरकार जो बनाई गई है, घोटाला करके बनाई गई है ईवीएम के द्वारा, वो आपका प्रोटेक्शन करने का काम कर रही है। अन्यथा देश की जनता आप लोगों से दो दो हाथ करने के लिए तैयार बैठी हुई है। एक बहुत बड़ा जन आंदोलन, जन क्रांति की अभी जल्द ही शुरुआत होने वाली है भारत के अंदर में। इसके आगे साथियों, एक और उन्होंने अपनी बात में, अपने संबोधन में आगे कहा, जो ये अखबार में छप करके आया है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस ने पहले रैली आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। उसके बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय से मंजूरी मिलने के बाद रैली आयोजित की गई, ऐसा उन्होंने उस कार्यक्रम के बारे में कहा। तो ये बात भी आप लोगों को, आपको भारत में रहने देने के लिए और भारत के संविधान की ये खूबसूरती है कि तुम जैसे डीएनए के अनुसार जो विदेशी लोग हैं वो भारत में रहने और बोलने दिया जा रहा है। यह भारत के संविधान की खूबसूरती ही है। और तुम लोग उसी संविधान को बदलने की और दिल्ली की सड़कों पर जलवाने का काम करते हैं मनोवादियों के द्वारा। ये संविधान द्रोही कृत्य है। ये संविधान के द्रोह में करने का कार्यक्रम है। और जो संविधान के साथ में द्रोह करता है वो संविधान का द्रोही होने के साथ साथ में वो देशद्रोही होता है, वो देशद्रोही कृत्य होता है। तो ऐसे जो घटिया मानसिकता है, वो घटिया मानसिकता वाले लोगों ने ही देश के संविधान की प्रतियों को जलाया। और उसी संविधान का सहारा लेकर के आप अपनी बात को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाते हो। वो गंदी मानसिकता की बात है। वो सड़े हुए जो कचरा है उसको हमारे लोगों तक, वो संविधान का सहारा लेकर के ही आप लोग हमारे लोगों के अंदर में उन बातों को डालते हो। तो उसी संविधान की वजह से आप दुहाई दे करके आपको कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं मिल सकती थी। अगर चाहे तो बंगाल की सरकार नहीं करने दे सकती थी, मगर संविधान की वजह से ही आपको अधिकार मिला। और सरकार को भी मनाही करने का अधिकार भी संविधान ने दिया है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप उस संविधान को बदलने की और जिस तरीके से विकृत करने की जो बात करते हो, ये संविधान द्रोही कृत्य है। आप लोगों को इस बात से सबक लेना होगा। मैं एक और बात कहना चाहता हूं इस अवसर पर साथियों। वो आगे कहते हैं, बहुत भयानक बात कहते हैं कि भारतवर्ष केवल भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, इसका आकार समय के साथ घट या बढ़ सकता है। इसकी एक अद्वितीय प्रकृति है। भारत का अपना अंतर्निहित चरित्र है। जिन लोगों को कहा कि वे इस प्रकृति के साथ सामंजस्य में नहीं रह सकते, उन्होंने अपना अलग देश बना लिए। ये कोई सामान्य बात नहीं है साथियों। यही आरएसएस के लोग चाहते हैं, जिसको वो हिंदू राष्ट्र का नाम देना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र के नाम पर देश के टुकड़े करने की नाकाम कोशिश नहीं है। तो ये क्या बात है साथियों, फिर से एक बार जो है हिंदू राष्ट्र के नाम पर जो है देश को तोड़ने का ये एक भयानक षड्यंत्र करने जा रहे हैं। जो कह रहे हैं कि भारत केवल भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि इसका आकार समय समय पर घट सकता है और बढ़ भी सकता है। ये बात स्पष्ट करती है कि जिस तरीके से सबसे पहले आक्रांता के रूप में भारत में जो प्रवेश किया, भारत की सरजमी पर जो घुसपैठिए आए, वो आर्यंस लोग ही थे। और इसके बारे में अपने पूर्वजों को जागृत करने के लिए, अपने वंशजों को बताने के लिए उन्हीं लोगों ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की जैसी किताब जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी, आर्टिक्ट होम इन द वेदास नाम की किताब लिखी गई, 6 गोल्डन पेज नाम की किताब लिखी गई। और तमाम प्रकार की जो किताबें हैं, ये बहुत सारी किताबें डीएनए के अनुसार विदेशी लोगों के द्वारा ही लिखी गई, अपने लोगों को बताने के लिए कि हम भारत पे लंबे समय तक राज कैसे कर सकते हैं,
कैसे धर्म का अफीम खिला करके लोगों की मानसिकता को भ्रष्ट कर सकते हैं, इनको बरगला सकते हैं, ये सारी बातें जो है, और हम विदेशी हैं इस बात का भी सबूत दिया। लेकिन दुनिया आजकल हर क्षण परिवर्तनशील है, दुनिया में बहुत सारे नए वैज्ञानिक बदलाव हो रहे हैं, साइंस बहुत आगे जा रही है, और वो साइंस ने फाइनली ये प्रूव कर दिया डीएनए के आधार पर कि भारत में जो प्रकाश लोग हैं, वो जो रहने वाले लोग हैं, वो भारतीय लोग नहीं है बल्कि विदेशी लोग हैं। ये बात डीएनए ने सिद्ध कर दिया। 21 मई 2001 के टाइम्स ऑफ इंडिया नाम के अखबार में ये सारा जो है पब्लिश हुआ, ये सारी बातें। तो ये स्पष्ट हो गया कि ये लोग जो अल्पसंख्याक लोग हैं, संख्या में बहुत बहुत नगण्य के बराबर इनकी संख्या है, वो भारत के लोकतंत्र की हत्या करवा करके देश में शासक बने हुए हैं, धर्म का सहारा लेकर के, अर्थ का सहारा लेकर के, लोगों को मूर्ख बना करके। क्योंकि लोकतंत्र में कहीं पर भी जो है बहुसंख्याक लोग ही शासन कर सकते हैं, अल्पसंख्याक लोग नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद भी भारत के अंदर में अल्पसंख्याक लोगों का शासन है, और केवल अल्पसंख्याक नहीं बल्कि वो विदेशी लोग हैं, विदेशी लोग भारत पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। ये बात देखने को मिल रही है। तो ये एक बहुत भयंकर बात है कि ये जो कह रहे हैं कि भारत की सीमा जो घट बढ़ सकती है, इसी आधार पर उन्होंने जो पाकिस्तान का निर्माण किया, इसी आधार पर उन्होंने बांग्लादेश का निर्माण किया। और एक बड़ी बात देखने को आई, उन्होंने अपने बयान में एक बात कही कि कोई भी भागवत ने कहा कि भारत में कोई भी सम्राटों का और महाराजाओं का याद नहीं करता, बल्कि अपने पिता का वचन पूरा करने के उद्देश्य से 14 साल के लिए वनवास जाने वाले राजा यानी भगवान राम और उस व्यक्ति भरत को याद रखता है। तो मैं भागवत जी को यह बताना चाहता हूं, भागवत जी, भारत जो भूमि है वो लॉर्ड बुद्धा की भूमि है, सम्राट अशोका की भूमि है, राजा बृहदत्त जैसे हमारे महान पुरखों की भूमि है, उनका यह देश है, जिनकी तुम्हारे विदेशी पुरखों ने हत्या करने का काम किया और उन्होंने काल्पनिक तमाम चीजों का निर्माण किया। वो काल्पनिक के आप उदाहरण देने का काम करते हो, तो वो काल्पनिक लोगों के आधार पर, और वो काल्पनिक को अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए तो वही उसका उदाहरण आप दे रहे हो। जो हेलो जी साथी, बीच में अभी कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी। तो वो कहते हैं कि भारत कोई सम्राटों और महाराजाओं को याद नहीं करता। तो वास्तव में देखा जाए तो विदेशों में आज भी कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो, आज भी जाकर के भारत बुद्ध का देश है ऐसी दुहाई देने का काम विदेशों में जो है, भारत के जो प्रतिनिधि के रूप में देश चलाने वाले जो लोग जाते हैं वो यही दुहाई देते हैं। वहां राम श्याम के नाम पर कोई जानने वाला लोग नहीं है। और आप कहते हो कि ये कोई राजा महाराजाओं का, सम्राटों का देश नहीं है। ये आप लोग सब जानते हुए भी इस तरीके से जो बातें करते हैं, ये बकवास है। और आगे उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि जो लोग इन मूल्यों का पालन करते हैं वे ही हिंदू है। इसका मतलब है आप बात कर रहे हो कि खड़ाऊ रख करके राज करने वाला उदाहरण दे रहे हैं भरत का, जो है 14 साल तक, यानी कि देश की सत्ता पर तुम अल्पसंख्याक लोगों का जो है शासन करवाते रहे। भारत के SC ST OBC माइनॉरिटी के जो मूल्यवासी समाज के लोग हैं, यही आप चाहते हो, और उन्हीं को आप हिंदू का संज्ञा देने का काम करते हो। तो हिंदू मतलब यानी कि SC ST OBC के लोग आपके गुलाम ही बन करके रहे, अपने संवैधानिक अधिकारों की बात नहीं करें। जिनको आप हिंदू कह रहे हो वो सही मायने में देखा जाए तो वो भारत के मूल्यवासी लोग हैं, भारत के शासक वर्ग की संतानें हैं, जिनको वर्गला करके आप लोगों ने जो है आज गुलाम बना दिया, अधिकारों से वंचित कर दिया। देश का संविधान उन बहुसंख्याक लोगों के फेवर में है, मगर संविधान को विकृत करके उसका गलत विश्लेषण करने के बाद में और तमाम चीजों के आधार पर उन लोगों को गुलाम बनाने का काम आप लोगों के द्वारा हुआ। साथियों, आगे वो कहते हैं कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने
जिस तरीके से वहां रोक लगाने का काम किया और बाद में हाईकोर्ट का सहारा लेकर के उन्होंने अपनी रैली करनी पड़ी, इससे अंदाजा लगा सकते हो कि भारत के संविधान की ताकत कितनी है। भारत की चुनी हुई जो सरकार है वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। अगर सही मायने में जहां जहां बीजेपी के विरोध में जो पार्टियां हैं वो चाहे तो अपनी ताकत का निर्माण कर सकते हैं और उनके लिए जो है भारतीय संविधान का ही सहारा लेना पड़ता है। आपको भी रैलियां करने के लिए आप दूसरों के कार्यक्रमों पर रोक लगाने का काम करते हो, करवाते हो, जहां जहां बीजेपी शासित लोग है, राज्य हैं, और जहां पर विरोधियों की यानी आपके विपक्षियों की जो सरकार है वहां पर भी जब वो लोग आपका विरोध करते हैं तो फिर आप उस संविधान की दुहाई देने का काम करते हो। उसी संविधान को जो है वहां सहारा लेकर के हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से जाकर के कार्यक्रम करने की परमिशन करते हो, और जहां आपकी सरकार है वहां पर दूसरे लोगों को आर्टिकल 19 का उल्लंघन करने का काम आप लोग करते हो। तो यही हम कहना चाहते हैं कि आपको जैसे संविधान का सहारा लेकर के अपनी बात कहने का अधिकार है, वैसे ही देश के मूल निवासियों को जो संगठन बनाने का, संगठन चलाने का, पार्टी संचालित करने का, उन तमाम अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों को भी अधिकार है कि वो लोग भी अपनी बातों को अपने लोगों को कहें। आपको उस पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूं। आप लोग रोक लगा रहे हो, लोगों के मताधिकार का भी आप दुरुपयोग कर रहे हो। लोग अपना प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं, अपने वास्तविक प्रतिनिधि को वोटिंग करना चाहते हो, मगर जिस तरीके से सड़ी गली मानसिकता का आधार बना करके आप लोगों ने चुनाव आयोग का सहारा लेकर के उसको डरा धमका करके ईवीएम के द्वारा लोगों के वोटों की चोरी करवा रहे हो, डकैती डलवाने का काम कर रहे हो, लोगों की अभिव्यक्ति पर पाबंदी लगाने का काम कर रहे हो, ये संविधान द्रोही कृत्य है। अगर सही मायने में आप अगर अपने देश में चुनाव अगर हो जाए तो निश्चित तौर पर ही आप लोगों का क्या हाल होगा भविष्य में, ये तो सोच करके भी डर लगता है। भारत की प्रजा आपका क्या हाल कर सकती है अगर ईमानदारी से चुनाव हो जाए, ईमानदारी से अगर सरकार सत्ता आने का हो जाए देश के अंदर में लोकतांत्रिक तरीके से, तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। और केवल चुनाव ही एकमात्र रास्ता नहीं है साथियों, हम ये भी जानते हैं, ये हमारे बहुत सारे पुरखों ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इस बात को माना है कि लोकतंत्र के अंदर में जो 4 पिलर है, जिसमें विधायिका है पहले नंबर पर, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और प्रचार माध्यम है, ये 4 लोकतंत्र के, डेमोक्रेसी के 4 पिलर है। जब चारों के चारों पिलर जब संविधान के विरोध में काम करने लगे तो आपके लिए सबसे सर्वोत्तम अगर कोई उपाय है, कोई अगर रास्ता है, तो वो रास्ता है आप लोगों का, वो है जन आंदोलन। मगर जन आंदोलन की पूर्व शर्त है जन संगठन का होना। जन संगठन कब बनेगा? जब जन जन तक हमारी बातें पहुंचेंगी, जनसंपर्क होगा, जनसंपर्क करने के बाद में जन संगठन का निर्माण होगा, जनशक्ति बनेगी, तो निश्चित तौर पर भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन भारत की प्रजा कर सकती है। और यही सब करने के लिए बहुत सारे प्रयोग भारत में आज की तारीख में हो रहे हैं, चाहे वो जेल भरो आंदोलन हो। अभी हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी ली कि इस देश के अंदर में भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जैसे राष्ट्रव्यापी संगठनों के द्वारा, उनके नेतृत्व के द्वारा, मेश्राम साहब और चौधरी विकास पटेल जैसी बड़ी जो ओबीसी के लीडर हैं, उनके द्वारा ये घोषित किया गया है कि आगामी 9 अप्रैल को हम लोग राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन करेंगे। तो वो राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन हो रहा है, पिछड़े वर्ग की जनगणना नहीं हो रही है, इस वजह से वो लोग गुस्से में हैं। ओबीसी की जाति जनगणना कराने के लिए पिछड़े वर्ग के तमाम संगठन आज मैदान में आ गए हैं, और ईवीएम के माध्यम से जो वोटों की चोरी हो रही है उस बात को खुलासा आज जगजाहिर हो गया है पूरे देश के अंदर में। मैं एक और बात आप लोगों को इस मौके पे कहना चाहता हूं। एक उदाहरण दिया जाता था देश के अंदर में, दुनिया भर के अंदर में ये डंका पीटा जाता था कि इंडियन डेमोक्रेसी इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा कहा जाता था। कांग्रेस सरकार भी प्रचार करती थी और दुनिया के लोग लोहा मानते थे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर के। जिस तरीके से संविधान निर्माताओं ने देश के संविधान का निर्माण किया, तो आज वो इंडियन डेमोक्रेसी को, भारतीय लोकतंत्र को केवल खोखला साबित करके जो है नौटंकी तंत्र बनाने का काम शासक जाति के लोगों ने किया हुआ है। चाहे वो कांग्रेस के शासक वर्ग के लोग हों, चाहे वो भाजपा के शासक वर्ग के लोग हों, उन्होंने नौटंकी तंत्र में रूपांतरित कर दिया है।
और इस बात को लेकर के दुनिया के महान उद्योगपति बहुत एलन मस्क का बयान उस समय भी आया कि ईवीएम से टेम्परिंग हो सकती है, ईवीएम से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं होता है। ये अमेरिका के एक बड़े उद्योगपति के द्वारा, जो एलन मस्क है, जो एक्स हैंडल के मालिक है, ऑनर है, और उनको अभी हाल ही में अमेरिकी प्रशासन ने, अमेरिका में जो सरकार बनी है, ट्रंप सरकार बनी है, उस सरकार ने अमेरिकी प्रशासन के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डॉगी करके एक संस्था है, वो डॉगी संस्था जो है वो भारत सहित दुनिया भर के अंदर में चुनावों का मैनेजमेंट करने के लिए, चुनावों के लिए, चुनाव का प्रचार प्रसार करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए उसका प्रचार प्रसार करने का जो काम करती है, तो वो उसका ऐसा मानना है कि भारत में ये नौटंकी हो रही है, इसलिए भारत के लिए हमने जो चुनाव प्रचार का, भारत के चुनाव प्रबंधन के तौर पे जो हमने अपनी जो पैसा रखा हुआ था, आवंटित किया था, उसको हम रद्द कर रहे हैं। ये आज का बयान है। आप देख सकते हो इस तरीके से कि एलन मस्क ने भारत के लिए चुनावी फंडिंग रोकी, स्पष्ट लिखा है इसके अंदर में, आप देख पा रहे होंगे। मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप लोगों तक ये बात पहुंचे। ये खबर है साथियों, पीटीआई की खबर है ये, और इसमें लिखा है कि अमेरिकी प्रशासन के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डॉगी ने भारतीय चुनावों के लिए आवंटित करीब 182 करोड़ रुपए यानी $21 मिलियन की फंडिंग रोक दी। डॉगी ने शनिवार को एक्स पर ये एक पोस्ट में इस बात की घोषणा किया। तो ये इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय लोकतंत्र केवल एक खोखला बन के रह गया है। दुश्मनों ने जिस तरीके से भारतीय लोकतंत्र की अवहेलना किया है, उसको खतरे में डालने का काम किया है। दूसरे भी एक अखबार की खबर है कि अमेरिका ने भारत समेत कई देशों के अनुदान में कटौती की। तो ये इस बात का ये प्रमाण है साथियों कि भारत में जिस तरीके से पिछले कई दशकों से जो चुनाव प्रक्रिया है, लगभग 2 दशकों, 2.5 दशक की बात हो गई है, 2004 से ये मसला देखने को मिल रहा है। गड़बड़ी तो पहले भी होती थी, गड़बड़ी दूसरे प्रकार की होती थी, वो उस गड़बड़ी को रोक लगाया जा सकता था, गया था। टीएन सेशन के कार्यकाल में उस गड़बड़ी को रोक लगाने का काम किया भी गया था। बूथ कैप्चरिंग होती थी, वोट डालने से लोगों को रोका जाता था, मारपीट होती थी, हिंसा होती थी चुनावों के अंदर में, पैसा बांटा जाता था और मसल्स बैन का उपयोग किया जाता था, गुंडे मवालियों का इस्तेमाल किया जाता था, मनी माफिया मीडिया का उपयोग करके। उस समय गड़बड़ी अलग प्रकार की थी, मगर जैसे ही ईवीएम नाम का राक्षस ला दिया कांग्रेसियों ने और बीजेपी के लोगों ने आपस में मिली भगत करके, तो फिर ये गड़बड़ी नहीं रही, बल्कि बहुत बड़ा गड़बड़ झाला, बहुत बड़ा घोटाला बन गया। बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टतम तरीके का सारा सब कुछ बदल दिया इन लोगों ने जो है। तो उसके बाद में ये समस्या ज्यादा भयंकर निर्माण हो गई। और 2.5 दशक से, 2004 से अगर देखा जाए, यानी 2 दशक हो गया कंप्लीट जो है, तो इन 2 दशकों से तो भारत के लोकतंत्र की और ज्यादा धज्जियां उड़ाने का काम ये मिली जुली जो मानसिकता के लोग हैं, चाहे वो बीजेपी के रहे हो, चाहे वो कांग्रेस के रहे हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के रहे हो, ये तमाम प्रकार के जो एक ही शासक जाति के लोग हैं, एक ही शासक वर्ग के द्वारा बनाई गई पार्टियों के लोग हैं, चित भी उनकी है, पट भी उनकी है। इन सभी लोगों से आप लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। और आप सावधान रह करके वास्तव में जो आपके हितों की रक्षा करे, आपके संवैधानिक अधिकारों को दिलाने के लिए जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, उनका साथ सहयोग देने की आवश्यकता है। और उनका सहयोग आप लोग देंगे। बहुजन मुक्ति पार्टी भी पूरे भारत में लगभग 20 से 22 राज्यों में आज हमारा नेटवर्क है, और हम चाहते हैं कि आप बहुजन मुक्ति पार्टी को जन जन तक पहुंचा करके उसको अपनाने का काम करें और उसकी ताकत को बढ़ाएं, हमारे हाथ मजबूत करें, जिससे कि देश के लोकतंत्र और देशवासियों को बचाया जा सके। निश्चित तौर पर आप लोग इस पर विचार करेंगे और इन बातों को लाखों करोड़ों लोगों तक समाज में सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ी शक्ति का उपयोग करके अपने फेसबुक पेज से, सोशल मीडिया के द्वारा, अपने व्हाट्सएप से और तमाम प्रकार के अन्य जो सोशल मीडिया के साधन हैं उनको ट्विटर पर पहुंचाने का काम आप लोग करोगे। मैं तमाम अपने यूट्यूबर साथियों से भी कहना चाहता हूं, भारत में जो निष्पक्ष तौर पर अपनी बात रखते हैं, वो लोग इन बातों को लाखों करोड़ों लोग तक पहुंचाने में बहुजन मुक्ति पार्टी के इन विचारों पर और इन सड़ी हुई मानसिकता के जो फिर से एक बार देश के टुकड़े करने का
विचार कर रहे हैं, नाकाम कोशिश कर रहे हैं, इन पर रोक लगाई जा सके। ये संगठन शक्ति के बल पर ही, ये जन आंदोलन के बल पर ही रोका जा सकता है। ये आप लोग करोगे, ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ में मैं अपनी बात को यहीं पर रोकता हूं। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत आप सभी देशवासियों का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय